सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। तो ये हमारी आज लास्ट वीडियो है हमारे सेकंड चैप्टर की, तो आप बनी रहिएगा। सो वेलकम टू स्टडी टाइम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये मूल बातें। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता था। ब्राह्मणी लिपि का अध्ययन। ब्राह्मणी लिपि का उपयोग अशोक के अभिलेखों में भी किया गया है। 18वीं सदी के यूरोप के विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से देवनागरी लिपि के कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया था तथा उनके अक्षरों को प्राचीन अक्षरों के नमूने से तुलना की। उन्होंने देवनागरी लिपि कौन सी लिपि होती है, हिंदी, उसका अर्थ निकाला और वेदों को समझा और उसके अक्षरों का नमूने की तुलना करने लगे थे। वो जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकाल लिया था। खरोष्टी लिपि का अर्थ कैसे निकला, इन्होंने तो ये तो पता चल गया, इन्होंने देवनागरी लिपि का अध्ययन करा, उन्होंने उसके नमूने से मिलाया तो उसका ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकल गया। अब खरोष्टी लिपि का अर्थ कैसे निकला, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बस लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं ने लगभग पहली से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा बनाए गए सिक्कों से जानकारी मिलती है। इन सिक्कों में राजाओं का नाम यूनानी और खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। ये यूनानी लिपि में भी लिखा गया था, खरोष्टी लिपि में लिखा गया। तो यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उन्होंने मेल करा कि उनको यूनानी तो आती थी। तो उदाहरण, आप एक उदाहरण एग्जाम्पल से समझिए। दोनों लिपियों का अपलोडस के नाम लिखने में एक ही प्रतीक माना लीजिए उपयोग किया गया है। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियां देवनागरी थी, देवंत प्रिय थी अर्थात देवता को प्रिय, और प्रियदर्शी पूछी जाती है, ये इतना नहीं पूछा जाता। प्रियदर्शी होती है सुंदर मुख वाला। सिकंदर का आक्रमण, और बाकी आप ये थोड़ा इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि लगभग 600 से 605 ईस्वी में धान की रोपाई, गंगा घाट नगरीय महाजनपद, आहत सिक्के, मगध के शासकों की सत्ता पर प्रकट 1514 400 ईसा पूर्व में। ये आपके एक एक नंबर के इसमें से पूछ लिए जाते, कम से कम आपके इसमें से 5 नंबर तक के तो इसमें से पूछे जाएंगे पीछे में से। तो जैसे अशोक का शासन काल था 1742 से 268 तक। चंद्रगुप्त मौर्य का राजरोहण इतने तक रहा। फिर गुप्त शासन का आरंभ हुआ 320 ईस्वी से। कनिष्क का राजरोहण हुआ 378 ईस्वी में। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय दक्कन में वाकाटक के साथ, मैंने आपको पढ़ाया था कि वो प्रभावती गुप्त का विवाह किससे हुआ था, वाकाटक के दक्कन के शासकों के साथ हुआ था ना। बहुत प्रभावती गुप्त किसके पुत्री थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। ये इसका राजरोहण इतना रहा। और अरबों की सिंध पर विजय लगभग 712 ईस्वी में। ईसा के जन्म होने के 712 वर्ष के बाद अरबों ने सिंध पर विजय पा ली थी। सिंध जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पे जो सिंधु नदी नहीं बहती उसे कहते हैं सिंध। अब ये 170-84 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन, ये आपसे एक नंबर का हमेशा पूछा ही जाता है हर एक पेपर में। 1810 के दशक में कार्लन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के 1800 अभिलेखों को एकत्र किया है ना। और आप ये पढ़ लीजिए इसका ये 1965 से 1967 तक DC सरकार ने इंडियन एल्फाबेट एंड इंडियन एग्रीगेशन गोल्स के प्रकाशित की प्रथम अंक, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। जो चलिए धन्यवाद। ये हमारा आप चैप्टर फिनिश होता है। तो अब हम इसका चैप्टर लेके आएंगे। ये फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो गए, अब हम लेके जाएंगे थर्ड को भी कंप्लीट करके फिर हम और सारी ये पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे हम। ये हमारी 2 मंथ्स में हमारी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। सो बनी रहिएगा और देखते रहिएगा। थैंक यू।